Hello students, how are you? I have been complained by some students that I am preparing my video lecture only in English language. So some of the students who have poor background in English, they are totally unable to understand. That's why they are not getting benefit from my video lecture. So some of the students requested me, please sir, speak few sentences in Hindi so that we can understand easily. And I accepted your request also. And from this video lecture, I will speak few Hindi sentences so that you can understand easily. Page number history subject 9 class NCERT book. Now I am going to explain from page number 19 to 24. From page number 19 to 24. I am going to start from page number 19. From this topic I am going to start here. Look, this topic. Main demand was that women enjoy the same political right as men. महिलाओं की प्रमुख मांग यह थी कि वो पुरुषों के बराबर राजनीतिक अधिकार चाहते थे. Women were disappointed that the Constitution of 1791 reduced them to passive citizens. महिलाएं इस बात से बहुत निराश थी कि 1791 का जो संविधान था, उस संविधान के अनुसार उनको पैसिव सिटीजन माना गया, उनको एक्टिव सिटीजन का दर्जा नहीं दिया गया. केवल फ्रांस में एक्टिव सिटीजन को ही वोट देने का अधिकार था, पैसिव सिटीजन को वोट देने का अधिकार नहीं था. एक्टिव सिटीजन कौन थे फ्रांस में? वे लोग जिनकी उम्र 21 ईयर्स से अधिक थी, जो पुरुष थे, जिनके पास अपना प्रॉपर्टी था, अपना ओन प्रॉपर्टी था, और जो सरकार को टैक्स देते थे, सिर्फ वही एक्टिव सिटीजन माने जाते थे. और महिलाओं को पैसिव सिटीजन माना गया, और ऐसे पुरुष जिनका अपना संपत्ति नहीं था, या जो 21 ईयर से कम उम्र के थे, या जो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देते थे, उनको पैसिव सिटीजन माना गया और उनको वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया. वो नेशनल असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव के चुनाव में वोट नहीं दे सकते थे. महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार नहीं था. इसलिए महिलाओं ने जो ऐसा उम्मीद किया था कि एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, एक नया संविधान बनेगा और उनको पॉलिटिकल राइट्स दिया जाएगा, उनकी आशाओं पर पानी फिर गया. वो महिलाएं बहुत निराश हो गई. और 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हुआ, उसमें उनको पैसिव सिटीजन का दर्जा दिए जाने से महिलाएं काफी निराश हो गई. दे डिमांडेड द राइट टू वोट. उन्होंने वोट देने के अधिकार का, मत देने के अधिकार का, मतदान करने के अधिकार का डिमांड किया, मांग किया. टू बी इलेक्टेड टू असेंबली एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस. वो चाहते थे कि उनको रिप्रेजेंटेटिव, नेशनल असेंबली के लिए रिप्रेजेंटेटिव के चुनाव में वोट देने का अधिकार मिले और नेशनल असेंबली में पार्टिसिपेट करने का उनको मौका भी मिले. Only then they felt would their interest be represented in the new government. उनको ऐसा उम्मीद था कि नया सरकार बनेगी तो महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान किए जाएंगे, लेकिन उनकी आशाओं और उम्मीदों पर पानी फिर गया. In the early years, the revolutionary government did introduce laws that help improve the lives of women. हाल के वर्षों में
जो क्रांतिकारी सरकार जो बनी थी, उन्होंने नवीनतम कानूनों से लोगों को परिचित कराया और महिलाओं के जीवन में सुधार लाने में मदद किया। टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल, स्कूलिंग वाज मेड कंपल्सरी फॉर ऑल गर्ल्स। स्टेट स्कूल्स का निर्माण किया गया, सभी राज्यों में स्कूल का निर्माण किया गया और लड़कियों के लिए स्कूल में शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। Their fathers could no longer force them into marriage against their will। और उनके पिता कम उम्र में लड़कियों की शादी करने के लिए उन लड़कियों के साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते थे। ऐसा कानून बना दिया कि पिता अपनी पुत्रियों को कम उम्र में शादी करने के लिए जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते थे। Only then schools was their fathers could know marriage was made into a contract entered into freely and registered under civil law। यहाँ पर यह कहा गया कि शादी जो था, मैरिज वाज मेड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ, कि जो विवाह जो था वह पूर्णतया महिलाओं की इच्छा पर था और वो इसके लिए स्वतंत्र थी कि वो किस उम्र में विवाह करना चाहती थी। और डाइवोर्स वाज मेड लीगल एंड कुड बी अपील्ड फॉर बाय बोथ फीमेल एंड मेल। तलाक को कानूनी मान्यता दे दिया गया और स्त्री और पुरुष दोनों को डाइवोर्स के लिए, तलाक के लिए अधिकार दे दिए गए। तलाक लेने के लिए पुरुष अपील कर सकते थे, साथ ही साथ महिलाएं भी अपील कर सकती थी। वीमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स, महिलाओं को नौकरी करने के लिए प्रशिक्षित किया गया। कुड बिकम आर्टिस्ट, उनको कलाकार बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया और रन ए स्मॉल बिजनेस, और उनको छोटे मोटे बिजनेस चलाने के लिए, व्यवसाय चलाने के लिए उनको प्रशिक्षित किया गया। विमेन्स स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हाउएवर कंटिन्यू, महिलाओं का पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकारों की मांग के लिए संघर्ष लगातार बढ़ता चला गया। महिलाएं पुरुषों के बराबर अधिकार चाहती थी, इसलिए उनका संघर्ष लगातार बढ़ता चला गया। ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर द न्यू गवर्नमेंट issued laws ordering closure of women's clubs and banning their political activities। जब रॉबेस्पियर के समय में आतंक का शासन कायम हुआ, जिसको द रेन ऑफ टेरर कहते हैं, जब आतंक का शासन कायम हुआ था, जब रॉबेस्पियर ने अपने विरोधियों को गिलोटिन नामक यंत्र से सर धड़ से अलग कर देता था, उनको मार देता था, उस समय द न्यू गवर्नमेंट issued laws ordering closure of women's clubs and banning their political activity। तो उस समय रॉबेस्पियर के समय महिलाओं ने जो क्लब बनाए थे, उस क्लब को बंद करने का आदेश जारी किया गया राज्य की ओर से, सरकार की ओर से, और महिलाओं के राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। Many prominent women were arrested and a number of them executed। बहुत से प्रमुख महिलाओं को गिरफ्तार करके उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया, उनको मौत के घाट उतार दिया गया। Women's movements for voting rights and equal wages continued through the next 200 years in many countries of the world। तब भी मतदान करने के अधिकारों के लिए और समान कार्य के लिए एक समान वेतन, एक समान कार्य के लिए एक समान वेतन की मांग करने के लिए महिलाओं ने लगातार 200 वर्षों तक अपना संघर्ष पूरी दुनिया में जारी रखा। महिलाओं का डिमांड था कि उनको भी पुरुषों की तरह वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, मतदान करने का अधिकार मिलना चाहिए, और पुरुषों के बराबर उनको मजदूरी मिलना चाहिए। एक समान कार्य के लिए एक समान मजदूरी मिलना चाहिए। जब
पुरुष जिस कार्य को करने के लिए जितना मजदूरी लेते हैं, उसी कार्य को करने के लिए महिला को भी उतना ही मजदूरी मिलना चाहिए। इस बात के लिए महिलाओं ने 200 वर्षों तक पूरे विश्व में संघर्ष किया। द फाइट फॉर द वोट वाज कैरिड आउट थ्रू एन इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट ड्यूरिंग द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। मतदान के अधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन किए गए महिलाओं के द्वारा। ये 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक, यानी लेट 19th सेंचुरी से लेकर अर्ली 20th सेंचुरी तक महिलाओं ने राइट टू वोट के लिए स्ट्रगल किया, संघर्ष किया और मूवमेंट किया। द एग्जाम्पल ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ फ्रेंच वीमेन ड्यूरिंग द रिवोल्यूशनरी ईयर्स वाज केप्ट अलाइव एज एन इंस्पायरिंग मेमोरी। It was finally in 1946 that women in France won the right to vote. और महिलाओं ने इसके लिए बहुत से राजनीतिक गतिविधि चलाए, बहुत से क्रांतिकारी गतिविधि चलाए और अंत में 1946 में महिलाओं को एक बहुत बड़ा जीत मिला, एक बहुत बड़ा विजय हासिल हुआ महिलाओं को, जब 1946 में फ्रांस में महिलाओं को राइट टू वोट यानी मतदान करने का अधिकार मिल गया। इस प्रकार से महिलाओं का संघर्ष, उनका आंदोलन रंग लाया और अंततः महिलाओं की विजय हुई और 1946 में महिलाओं को फ्रांस में वोट देने का अधिकार मिल गया, मतदान करने का अधिकार मिल गया। द अबोलिशन ऑफ स्लेवरी, लुक हियर, अबोलिशन ऑफ स्लेवरी। अबोलिशन ऑफ स्लेवरी मीन्स, स्लेवरी मीन्स गुलामी या दास्ता और अबोलिशन मीन्स समापन। तो गुलामी का समापन, दास्ता का समापन, यानी कहिए एक तरह से कि दास प्रथा का अंत। One of the most revolutionary social reforms of the Jacobin regime was the abolition of slavery in the French colony. जैकोबिन क्लब का जब शासन था और रोबेस्पियर जब वहाँ का शासक था, तो वहाँ पर एक अच्छा कार्य हुआ था कि दास प्रथा का अंत कर दिया गया था। जो गुलामों की खरीद बिक्री होती थी और अफ्रीकी लोगों को जो यूरोपीय देश जो बाजारों में गुलाम के तौर पर बेच दिया करते थे, फ्रांस में भी इस तरह के कार्य हुआ करते थे, उसका अंत कर दिया गया रोबेस्पियर के जैकोबिन क्लब के रीजन में। द कॉलोनीज इन कैरेबियन, मार्टिनिक्यू, गुडालोप एंड सन डोमिंगो were important supplies of commodities such as tobacco, indigo, sugar and coffee. But the reluctance of Europeans to go and work in distant and unfamiliar lands meant a shortage of labor on the plantation. कैरिबियाई समूह में जो उपनिवेश थे, यूरोपियन देशों के जो उपनिवेश थे, तो उसमें से मार्टिनिक्यू, गुडालेपो और सन डोमिंगो जैसे जो कैरेबियाई समूह के जो देश थे, वहाँ से कुछ वस्तुओं का सप्लाई होता था, जैसे टोबैको का, इंडिगो का, शुगर का, कॉफ़ी का, ये सब का वहाँ पर सप्लाई वहाँ से किया जाता था। वहाँ पर इन सब चीज़ों का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होता था। But the reluctance of European to go and work in distant unfamiliar lands meant a shortage of labor on the plantation. लेकिन बात यह था कि यूरोपीय देशों को लेबर की जरूरत है प्लांटेशन वर्क के लिए, वृक्षारोपण कार्य के लिए या टी प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन के लिए, और फैक्ट्री में भी कार्य करने के लिए, इंडस्ट्री में कार्य करने के लिए भी लेबर की आवश्यकता थी। सो दिस वाज मेड बाय ए ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड दी अमेरिका। इसलिए गुलामों की खरीद बिक्री की प्रथा का शुरुआत हुआ था और ये जो प्रथा जो थी, स्लेव सिस्टम, यूरोपियन अफ्रीकन देशों से ये स्लेव लाए जाते थे यूरोपियन देशों के द्वारा और अमेरिका में सेल किए जाते थे। तो यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका, ये तीनों कॉन्टिनेंट जो थे इसमें इस स्लेव सिस्टम में इन्वॉल्व थे, शामिल थे। द स्लेव ट्रेड बिगन इन द 17th सेंचुरी। दास व्यापार का शुरुआत 17th सेंचुरी में हुआ था। फ्रेंच मर्चेंट सेल्ड फ्रॉम दी पोर्ट्स एंड बॉर्डर्स ऑन नेंटेस टू दी अफ्रीकन कोस्ट
फ्रांस के व्यापारी अफ्रीका के समुद्र तटीय क्षेत्रों से बॉर्डर्स और नैंटेस जैसे समुद्री बंदरगाह से गुलामों का सप्लाई करते थे। समुद्री जहाज में भर भर के गुलाम को ले जाया जाता था। वेयर दे बाउड स्लेव्स फ्रॉम लोकल चिफ्टन, वहाँ के स्थानीय दलालों से गुलामों की खरीद बिक्री करते थे। फ्रांस के जो व्यापारी थे वो अफ्रीका के स्थानीय दलालों से, स्थानीय एजेंट से गुलामों की खरीद बिक्री करते थे। ये एजेंट वहाँ के गरीब लोगों को बहला फुसलाकर, प्रलोभन देकर गुलाम बनने के लिए मजबूर करते थे और उन्हें यूरोपीय व्यापारियों के हाथ, फ्रेंच व्यापारी, ब्रिटिश व्यापारियों के हाथ बेच देते थे और ये उन्हें समुद्री जहाज़ों के माध्यम से ये ब्रिटिश व्यापारी और फ्रेंच व्यापारी उन्हें अपने देशों में ला करके उसको बेचते थे या फिर अमेरिकी देशों में ले जाके बेचा जाता था। इस तरह से दास व्यापार धड़ल्ले से हो रहा था। ब्रांडेड एंड शक्ल्ड, द स्लेव्स वर पैक्ड टाइटली इनटू शिप्स फॉर द 3-month long voyage across the Atlantic to the Caribbean. अटलांटिक से कैरेबियन द्वीप समूह तक प्लांटेशन वर्क करने के लिए 3 महीने की लंबी यात्रा होती थी। समुद्री यात्रा होती थी। 3 महीने की लंबी समुद्री यात्रा होती थी और इस 3 महीने के दरमियान दासों को, गुलामों को समुद्री जहाजों में जानवरों की तरह पैक करके उनको लाया जाता था। भेड़ बकरियों की तरह उनको पैक करके लाया जाता था। दे वर सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर, और वहां ला करके कैरिबियाई समूह के देशों में ला करके उनको प्लांटेशन ओनर के हाथों में, जो कॉफी प्लांटेशन का काम करने वाले जो ओनर लोग थे, उनके हाथों उनको बेच दिया जाता था गुलामों को। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव लेबर मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोपियन मार्केट फॉर शुगर, कॉफी एंड इंडिगो। यहाँ कहता है कि शुगर प्लांटेशन के लिए, कॉफी प्लांटेशन और इंडिगो प्लांटेशन के लिए यूरोपियन मार्केट में भी लेबर का बहुत जबरदस्त डिमांड था। पोर्ट सिटीज लाइक बॉर्डेक्स एंड नैंटेस और देयर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी टू दी फ्लोरिशिंग स्लेव ट्रेड। बंदरगाह शहर जैसे बॉर्डेक्स और नैंटेस, ये स्लेव ट्रेड के कारण ये आर्थिक रूप से काफी संपन्न हो गए थे, काफी फल फूल रहे थे स्लेव ट्रेड के कारण। आपको जानकारी के लिए बतला दूं कि जब इन समुद्री जहाजों में गुलामों को यूरोपीय व्यापारी जब जानवरों की तरह ले जाते थे टाइटली पैक करके, तो बहुत से जो गुलाम थे, जो दास थे, वो मर जाते थे, बीच रास्ते में ही मर जाते थे और कुछ बीमार हो जाते थे और अधमरा स्थिति में ही अपने गंतव्य तक पहुंच पाते थे। बीच रास्ते में समुद्री बीमारी से वो मर जाते थे, जैसे सिर में चक्कर देना, उल्टी होना, इन बीमारियों से मर जाते थे। उनके साथ जानवरों जैसा यूरोपीय व्यापारी इन गुलामों के साथ जानवरों जैसा बर्ताव करते थे। थ्रू आउट द 18th century देयर वाज लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस। 18th century के दौरान, संपूर्ण 18th century में फ्रांस में दास प्रथा का बहुत कम निंदा हुआ, बहुत कम आलोचना हुआ। ज्यादातर लोग दास स्लेव सिस्टम के सपोर्ट में थे। वो लोग दास प्रथा को, दास व्यापार को समर्थन करते थे। बहुत कम ही लोग थे जो उसका विरोध करते थे। द नेशनल असेंबली हैड लॉन्ग डिबेट्स अबाउट वेदर द राइट्स ऑफ मैन शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल फ्रेंच सब्जेक्ट इंक्लूडिंग दोज इन द कॉलोनी, बट इट डिड नॉट पास एनी लॉज। कई बार इस विषय पर डिबेट भी हुआ था। फ्रेंच असेंबली में स्लेव ट्रेड को लेकर के कई बार डिबेट भी हुआ था, लेकिन कोई कानून पास नहीं हुआ उनके फेवर में। स्लेव लोगों के फेवर में कोई कानून पास नहीं हुआ। फियरिंग अपोजिशन फ्रॉम बिजनेसमैन हुज इनकम डिपेंड ऑन द स्लेव ट्रेड। कारण क्या था कि सरकार को टैक्स मिलता था बिजनेसमैन लोगों से, और जितना ज्यादा स्लेव ट्रेड होता था उतना ज्यादा सरकार को बिजनेसमैन लोगों से टैक्स मिलता था। इसलिए सरकार भी इस स्लेव ट्रेड को के खिलाफ में ज्यादा कुछ बोल नहीं पाती थी बिजनेसमैन लोगों के सामने। It was finally the convention which in 1794 legislated to free all slaves in the French overseas possession. अंत में 1794 में दासों को, गुलामों को
गुलामी की जंजीरों से मुक्त किया गया। दिस हाउएवर टर्न आउट टू बी अ शॉर्ट टर्म मेजर 10 years later. Napoleon reintroduced slavery plantation understood their freedom as including the rights and slave African Negroes in pursuit of their economic interest. Slavery was finally abolished in France only 1840. फिर 10 साल कुछ वर्षों के बाद नेपोलियन बोनापार्ट फिर से स्लेव सिस्टम को चालू कर दिया और इसके बाद फाइनली 1848 में दास प्रथा को, स्लेव सिस्टम को और स्लेव ट्रेड को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया 1848 में फ्रांस में। बजाबता उसके लिए कानून बना दिया गया और कानून बना के उसको समाप्त कर दिया 1848। द रिवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। लुक दिस टॉपिक, द रिवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। रिवोल्यूशन यानी क्रांति और एवरीडे लाइफ का मतलब दैनिक जीवन, क्रांति और दैनिक जीवन। कैन पॉलिटिक्स चेंज दी क्लॉथ पीपुल वियर। क्या राजनीति जो है लोगों के पहनावे को परिवर्तित कर सकती है। द लैंग्वेज दे स्पीक और द बुक्स दे रीड। क्या राजनीति पॉलिटिक्स लोगों की भाषा को चेंज कर सकती है, बदल सकती है। क्या राजनीति वो किताबें बदल सकती है जो लोग पढ़ते हैं। The years following 1789 in France saw many such changes in the lives of men, women and children. 1789 में फ्रांस में पुरुषों के जीवन में, महिलाओं के जीवन में और बच्चों के जीवन में ऐसे परिवर्तन हुए। The revolutionary government took it upon themselves to pass laws that would translate the ideal of liberty and equality into everyday practice. क्रांतिकारी सरकार, फ्रांस में क्रांतिकारी सरकार ने ऐसे कानून पास किए जो स्वतंत्रता की विचार को और समानता के विचार को दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास किया, व्यवहारिक जीवन में लागू करने का प्रयास किया। One important law that came into effect soon after the storming of the Versailles in the summer of 1789 was the abolition of censorship. 1789 में एक महत्वपूर्ण कानून बनाया गया, अबोलिशन ऑफ सेंसरशिप, यानी सेंसरशिप का समापन, जिसके कारण से फ्रांस की राजनीति में एक भूचाल आ गया। इन द ओल्ड रिजाइम सेंसरशिप क्या होता है? जो अखबार हम प्रकाशित करते हैं, जो किताबें प्रकाशित होती है या जो फिल्म बनती है,